ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्लेक्शन एट स्ट्रेट एज, सीधी कोर पर विवर्तन। सो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा हुआ है, वेव फ्रंट है W प्राइम, और एज यू कैन सी जो ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, इस बार जो बैरियर रखा हुआ है उसका किनारा बहुत ही तीखा है, शार्प एज। तो स्ट्रेट एज का मतलब है ये हमारे पास शार्प सा कोई वो रखा हुआ है जिसका किनारा बहुत शार्प है, और उससे अपन को यहाँ पे इसका डिफ्रेक्शन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर डिफ्रेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती तो एस से लेके ओ तक लाइट जाती है और वो ओ वाली लाइट सीधी पी तक पहुंच जाती, लेकिन क्योंकि डिफ्रेक्शन होगा तो जो लाइट है वो मुड़ के ऊपर नीचे दोनों जगह जा सकती है। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर मुड़ के जो है वो ऊपर भी जा सकती है, और डिफ्रेक्शन की वजह से वो इस साइड भी पी के नीचे भी आ सकती है। तो हम एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर करें। अच्छा, इस चीज के अंदर हम जो वेव फ्रंट लेंगे वो वेव फ्रंट हमारा कौन सा होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हम यहाँ पर कौन सा वेव फ्रंट लेके चल रहे हैं? सिलेंड्रिकल। मैंने आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट का बताया है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का मैं डेरिवेशन तो नहीं करवा रही हूँ, बुक में आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक्चुअल में जब हम स्फेरिकल वेव फ्रंट लेते हैं तो हमारे पास, आपको पता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट में सपोज दो आधे आधे हिस्सों में हम वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं, तो कंप्लीट वेव फ्रंट की वजह से फ्रेनेल के जो हाफ पीरियड जोन वाला कंसेप्ट लगाते हैं अगर स्फेरिकल में, तो स्फेरिकल में हमारे पास कंप्लीट वेव फ्रंट की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो कितना होता है? E01 माइनस E02 प्लस E03 एंड सो ऑन। लेकिन सिलेंड्रिकल में क्या आता है? रिजल्ट जो आता है वो डबल आता है, इस तरह से। तो स्फेरिकल का जहां जहां आपके पास स्फेरिकल के फॉर्मूले हैं सब में आप 2 फैक्टर लगा दीजिए, तो वो फॉर्मूले किसके बन जाते हैं? सिलेंड्रिकल के बन जाते हैं। इसका ये मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट से पूरे से जो रिजल्ट मिलता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में आधे से ही मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले जो है वो सिलेंड्रिकल के लिए, बट मैं आपको बताती रहूंगी कि ये फॉर्मूला अगर स्फेरिकल होता तो क्या आता, बट बुक में आपका क्योंकि सिलेंड्रिकल से कंसिडर किया हुआ है तो हम वही लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम P1 पॉइंट लेंगे और वो हमारा होगा ज्योमेट्रिकल शेडो में। सबसे पहले हम इंटेंसिटी निकाले के P1 में, और वो आपका होगा ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल शेडो वाला रीजन मैंने आपको बता दिया। इसका ये मतलब होता है कि अगर डिफ्रेक्शन ना होता तो उस पॉइंट पे अंधेरा होता। तो जाहिर सी बात, आप देख सकते हैं P जो है उसके ऊपर तो सारी चीज खुली हुई है, लाइट सीधे सीधे पहुंच रही है। इसका मतलब जो हमें लेना है वो P1 नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आपका बैरियर आ रहा है, लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए बट अब पहुंचेगी। अब क्यों पहुंचेगी? क्योंकि वो O से डिफ्रेक्शन की वजह से टकरा के O पॉइंट पर सीधा यहाँ पे टकरा के वो P1 पर पहुंच सकती है। तो हमें यहाँ पर ये लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस P1 पॉइंट जो है, इस P1 पॉइंट पर लाइट किस किस की वजह से आएगी। तो सबसे पहले देखो P1 पर जो एम्पलीट्यूड हमें पहुंच रहा है, एक तो वो आपके पास, मैंने कहा था कि हमें जब भी किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना होता है तो वहां से एक सीधी लाइन हमें खींचनी होती है, और वो सीधी लाइन हमारी क्या होती है? वेव फ्रंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आपको सोर्स से इस P1 को डायरेक्ट मिलाना है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट मिला दीजिए, ये सीधी लाइन मैंने खींच दी, और ये वेव फ्रंट को सपोज किस हिस्से पर काट रही है? O1। ये पॉइंट हमने कौन सा दे दिया? O1। तो O1 अब क्या हो गया? O1 आपके लिए पोल हो गया, किसके करस्पॉन्डिंग? P1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है हमारे पास कि ये सोर्स है, यहाँ पर P1 है, सीधा ये O1 होगा। तो O1 के ऊपर का हिस्सा जो है वो आधा वेव फ्रंट कंसिडर करना है, और O1 के नीचे का जो हिस्सा है वो यहाँ पे आपको नीचे का आधा हिस्सा कंसिडर करना है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसेप्ट वही चलेगा, चाहे आप इसको ऐसे मत सोचिए कि गोला क्यों बनाया, स्पेरिकल है। सिलेंड्रिकल का जो शेप होता है यहाँ पर शेप वाइज नहीं जा रहे हैं, डिवाइड वाइज जा रहे हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में भी आपके पास क्या होता है? इस तरह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट घूमता है, राइट। तो सपोज अपन P से है, तो P से अगर आप सीधी भी इसको लाइन को काटेंगे, कहीं से भी काटिए, एक सिलेंडर अपने आंखों के सामने रखिए, आप उस सिलेंडर को कोई से ही हिस्से को अपने सामने रख लीजिए, और वहां से सीधा उसको, वहां से गुजरता हुआ एक प्लेन सीधा इस तरह से काटिए, वो सिलेंडर को दो आधे भागों में ही बांटेगा। तो सेम सिचुएशन है, तो आप ये मत सोचिए कि आपने गोला क्यों बनाया, ये बस बताने के लिए। सिलेंडर को भी आप कहीं से भी काटोगे चारों तरफ के सर्कल से, तो वो दो इक्वल हाफ में ही कटेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन। सिलेंडर आपके साथ में खड़ा रखा हुआ है, सीधा इस तरह से वर्टिकल प्लेन से काटिए, इधर से जाके भी काटोगे, चारों तरफ से जाके काटोगे, दो आधे आधे भाग में कटेगा। तो आपके पास P1 के करस्पॉन्डिंग पोल कितना है? O1 है, तो O1 के ऊपर का आधा लेना है और O1 के नीचे का हमें आधा हिस्सा लेना है। तो सबसे पहले एक तो P1 पे जो लाइट पहुंचेगी वो किसकी वजह से? अब देखो O1 जो है,
करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ये जो ओवन है, ओवन से लेके ओ तक का डायग्राम में देखिए, ओवन से लेके ओ तक का हिस्सा जो है वो तो ब्लॉक है, क्योंकि वो तो बैरियर के बिल्कुल सामने है। तो इसका मतलब ओवन ओ जो है उससे तो लाइट नहीं पहुंचेगी। और ओ से लेके डब्ल्यू तक है, ओ से लेके डब्ल्यू तक है, वो लाइट पहुंच रही है, लेकिन इस बार पोल हमारा ओ नहीं है, पोल हमारा क्या है, ओवन पे है। तो आपके पास जो लाइट पहुंचेगी वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगी, वो आपके पास में देखो अपर हाफ कितना है, डब्ल्यू से लेके ओवन तक का हिस्सा आधा है, तो ये आधा हिस्सा हो गया। इसमें से ओ ओवन को माइनस कर दीजिए, राइट। तो अगर आप यहाँ देखिए डब्ल्यू ओवन में से इस ओवन ओ हिस्से को माइनस कर देते हो तो ये हिस्सा बचा, ये, और ये हिस्सा खुला हुआ है, इस खुले हुए हिस्से से हम क्या करेंगे, P1 पे लाइट को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें बस ये लेना है, नीचे का हिस्सा भी पहुंच रहा है लेकिन नीचे का हिस्सा दूर रहेगा, इसलिए हम उसको कंसीडर यहाँ पर नहीं कर सकते, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। तो अब हमें पता है कि ये जो है ओवन ओ डब्ल्यू है, ये कितना है, आधा वेव फ्रंट है, और ओ ओवन जो है ये कुछ हिस्सा ब्लॉक कर रहा है। तो आधे वेव फ्रंट की वजह से टोटल एम्पलीट्यूड कितना आता है वो लिख लेते हैं। अगर ये स्फेरिकल होता तो हमें पता होता, लेकिन सिलिंड्रिकल में डबल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ओवन की वजह से जो है वो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, P1 की पोजीशन मान लीजिए कितनी है। अब देखो एक चीज और आपको थोड़ी सी करनी है, हाँ, ये जो आधा वेव फ्रंट है, अब मैं आपको डायग्राम वैसे बताती हूँ जैसे फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन को हम कंसीडर करते हैं। सो मान लीजिए आपके पास इस तरह से, हालांकि हमने फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन पढ़े ना, राइट, और आपका P1 पॉइंट आपका यहाँ हो गया, राइट, और ये आपका O1 है, पोल हो गया, राइट। अब देख सकते हैं ऊपर आधा हिस्सा जा रहा है पूरे वेव फ्रंट्स का, सब वेव फ्रंट का नीचे आधा हिस्सा आ रहा है, और आपका जो O1 है वो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लीजिए कि O1 में आपका एक हाफ पीरियड जोन आ जाता है, ओके। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ओवन में आपका सिंगल हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड, फर्स्ट लिख लेते हैं शायद, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, अगर ओ ओवन में आपका पहला हाफ पीरियड जोन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि पहले हाफ पीरियड जोन वाली लाइट तो ब्लॉक हो जाएगी और आपको दूसरी वाली जो है वो सारी दिखाई देगी। इसका क्या मतलब है, देखो हमने जो P1 है, हमने कहा है कि P1 पे लोअर हाफ तो पूरा ही ब्लॉक हो चुका है, लोअर हाफ तो हम वैसे ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो आपका स्ट्रेट एज जा रहा है। अब ऊपर हाफ जाएगा, तो सबसे पहले आप टोटल, अगर मान लीजिए हमारे पास ब्लॉक ही नहीं होता, ये ओ ओवन हिस्सा भी ब्लॉक नहीं होता, तो हम क्या करते, ओवन से ऊपर का पूरा खुला हुआ होता, और अगर ओवन से पूरा खुला हुआ होता तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव कितना आता, E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन। ये मैंने सिंगल दिखाया, मैंने 1/2 नहीं किया है, 1/2 मैं करती अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट होता, लेकिन सिलेंड्रिकल में डबल होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधे हिस्से का जितना मिलता है स्फेरिकल में उसका डबल। तो ये सारे खुले हुए अगर होते तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना मिल जाता, करेक्ट। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे इसने क्या किया है, ये देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। एक्चुअल में ओवन हमारा पोल है, ओवन से लेके ऊपर डब्ल्यू तक, ओवन से लेके डब्ल्यू तक अगर पूरा खुला हुआ होता तो आधा वेव फ्रंट, पूरा ही आधा वेव फ्रंट खुला हुआ आपका, आधे की वजह से हमने फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन उस आधे में से ओ ओवन जो है उतना हिस्सा ब्लॉक है। तो ओ ओवन हिस्सा ब्लॉक होने का मतलब है कि अगर ओ ओवन का साइज इतना बड़ा है कि उस आधे में फ्रेनेल का केवल पहला जोन आ जाता है, पहला जोन, तो ये पहले वाले की लाइट को ब्लॉक कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं मिलेगा आपको। तो ओ ओवन में अगर केवल सिंगल फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आ रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको ये मिलेगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर ये मिलेगा तो इस समेशन को जब ओपन करते हैं तो हमें पता है कि कितना आता है, फर्स्ट वाले का हाफ हो जाता है, फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन में बताया है। और इंटेंसिटी जो है वो आपको कितनी मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी इसका स्क्वायर, जो कि होता है E02 का स्क्वायर बाय 4, और उसे आप लिख सकते हैं I2/4। I2 क्यों, क्योंकि सेकंड वाले की वजह से इंटेंसिटी I2 होती है। अगर ओ ओवन का साइज इतना बड़ा है कि उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हाफ पीरियड जोन आ जाते हैं, दोनों हाफ पीरियड का मतलब है ये आपका यहाँ से ओवन से लेके डब्ल्यू था, ये पूरा आधा जोन था हमारा, आपने ओ ओवन यहाँ लिया, अगर ये पहले को कवर कर रहा है तो ये पहले की लाइट ब्लॉक कर लेगा, अगर वो थोड़ा बड़ा कर दिया और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों की लाइट को ब्लॉक कर रहा है तो आपको E01 भी नहीं मिलेगा, E02 भी नहीं मिलेगा, सीक्वेंस आपका यहाँ से शुरू होगा और रिजल्टेंट आएगा आपके पास ये
रिजल्टेंट आपके पास ये आ जाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी में इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इंटेंसिटी आ जाएगी I3/4। सिमिलरली अगर O1 में ज्यादा जोन आते जाएंगे तो हमें ये चीज जो है वो मिलती जाएगी। तो बुक में आप इसकी थ्योरी थोड़ी सी देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेडो की जो बाउंड्री है उस पे P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। P पॉइंट का मतलब है बाउंड्री पे लेना है। तो वेव फ्रंट हमारा ऐसा था, ठीक है, यहाँ से हमारा बैरियर स्टार्ट हो रहा था ये इस तरह से, ठीक है। सो P पॉइंट का मतलब है ये, यानी शेडो का बाउंड्री है। इसके नीचे वाला हमारा शेडो का रीजन है और इससे ऊपर वाला हमारा ब्राइट है। तो बाउंड्री पे कौन है, P पॉइंट। तो P पॉइंट पे हमें बताना है कि इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो P पॉइंट पे आपकी जो इंटेंसिटी आएगी वो हमारे पास देख सकते हैं, P के करस्पॉन्डिंग पोल कौन होगा, O। तो जाहिर सी बात है O से लेके W तक की सारी लाइट पहुंचेगी और O से W प्राइम तक की सारी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। तो सिर्फ आधे की वजह से लेना है, और आधे की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन। ये हाफ की वजह से होता है। ध्यान रहे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में पूरे की वजह से होता है, लेकिन हम सिलेंड्रिकल लेके चल रहे हैं इसलिए हमें आधे का भी जो लेना है वो स्फेरिकल का डबल होता है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सिलेंड्रिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो स्फेरिकल का डबल होता है। तो स्फेरिकल में जो अपर हाफ होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का हाफ होता है। तो हाफ नहीं करेंगे क्योंकि सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, E01/2 और इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी I1/4। ठीक है, ये आपके पास हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास P2 पॉइंट, हमने P1 पॉइंट ले लिया, P लिया एंड P2 पॉइंट। P2 आपके पास है लाइट के लाइट जो ब्राइट रीजन में होगा, ब्राइट रीजन में होगा मतलब का है, ये हमारा वेव फ्रंट है, ये हमारा सोर्स है, यहाँ पे हमारा बैरियर शुरू हो रहा था, ओके। यहाँ पे आपकी भी स्क्रीन थी, ये P था, P1 तो नीचे लिया था हमने, अब P2 जो है वो हम ऊपर लेके चल रहे हैं। वो हमारा किस में है, लाइट वाली रीजन में ऑलरेडी, मतलब वहां पे लाइट पहुंच रही है। अगर उसमें निकालना है तो जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में हमें सीधा मिलाना पड़ेगा। ये हमने मिला दिया क्योंकि पोल बनाना होता है सबसे पहले। और आपका जो पोल है वो मान लीजिए इस कंडीशन में कितना है, O2। सो O2 के ऊपर जो हिस्सा होगा O2W, मतलब जब WO2 होगा वो कितना हो जाएगा, आपका आधा वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। और O2 से जो नीचे का हिस्सा हो जाएगा, O2 से लेके यहाँ पे O था, यहाँ पे W प्राइम था, O2 W प्राइम आपका लोअर हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो अपर हाफ है, अपर हाफ है WO2, वो तो पूरा ही खुला हुआ है, कंप्लीटली ओपन है। तो उसकी वजह से तो पूरा लिख लो पहले, उसकी वजह से कितना आ जाएगा। तो जो ओपन हिस्सा है इसकी वजह से कितना वेव फ्रंट आएगा, जो आधे वेव फ्रंट की वजह से होता है, और आधे वेव फ्रंट की वजह से कितना होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये तो आएगा ही। इसमें ऐड कौन सा होगा, नीचे आधे वाले हिस्से में ये हिस्सा खुला हुआ है। तो अगर आपके पास नीचे आधे वाले हिस्से में ये हिस्सा मान लीजिए खुला हुआ भी है, तो उस कंडीशन में आपको कितना मिलेगा। अब देखिए, अगर नीचे वाले हिस्से में आपका एक हाफ पीरियड जोन आ जाता है, मतलब नीचे वाले O2A में अगर इसमें केवल फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आ जाता है, फर्स्ट आ जाएगा, तो O2O का आधा हिस्सा और ऐड हो जाएगा। तो ये तो आपके पास किसकी वजह से है, ये तो आपके पास है WO2 की वजह से। प्लस आपको क्या करना है, O2O। O2A में अगर आपके पास एक हाफ पीरियड जोन आ रहा है वो पहला ही होगा, और पहले की वजह से कितना एम्पलीट्यूड है, E01। तो आपके पास ये आ जाएगा E01। तो दोनों को टोटल कर देते हैं। इस पूरे सीक्वेंस को जब टोटल करते हैं तो आंसर कितना आता है, E01/2 आता है। प्लस O2O की वजह से कितना आ रहा है आपके पास, E01। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 3E01/2। और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करना है, तो 9I1/4। अगर मान लीजिए O2O में आपके दो हाफ पीरियड जोन आ जाते हैं, तो जो पहला सीक्वेंस है उससे तो यही रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो पूरा खुला हुआ है। लेकिन जो दूसरा है उसमें आपके पास दो खुले हुए हैं, तो E01 माइनस E02, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं, ऑपोजिट फेज में जाते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास ये आ जाएगी। इसी अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3E01/2 माइनस E02, राइट। अगर मान लीजिए E01 को नियरली इक्वल E02 के माना जाए तो भी आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यही आपके पास बच जाएगा E01/2, और इंटेंसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, I1/4। इसी तरह से हम आगे और भी करते जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो है वो मिलते जाएंगे। क्या कहा जा सकता है इसको,
एम्पलीट्यूड जो है आपके पास इस कंडीशन में मिलते जाएंगे। अब इस यहाँ पे हमारे पास एक और चीज हम थोड़ी सी देखेंगे, और वो ये है कि ये जो फ्रिंजेस बन रही है उन फ्रिंजेस का डिफरेंस कितना होगा और उनकी जो लोकेशन है वो कैसी होगी। बट ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको हम कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे पढ़ के ना जाए तो भी चलेगा। तो एक्चुअल में हमारे पास ये था कि जो हमने अभी वाली सिचुएशन ली है, अभी वाली सिचुएशन का मतलब है ये हमारा वेव फ्रंट था और P2 हमने यहाँ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास O था और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे O2 है, तो O2 इसका करस्पॉन्डिंग पोल है। तो P2 पॉइंट पे हम जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो WO2 है इससे तो लाइट हमेशा ही पहुंच रही है, तो ये लाइट का हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो O2O है इसके बीच में हम देख पा रहे हैं कि इसके बीच में एक हाफ पीरियड जोन आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। ये जब नंबर यहाँ पे चेंज होता है तो P2 पर इंटेंसिटी चेंज होती है। इसका मतलब P2 पर जो इंटेंसिटी चेंज हो रही है वो प्योरली किसकी वजह से हो रही है, यहाँ कितने विजिबल हाफ पीरियड जोन है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इस नंबर से देखते हैं कि P2 पॉइंट पर क्या हमें पॉइंट कभी डार्क कभी ब्राइट कभी डार्क कभी ब्राइट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप आ जाओ, सिर्फ P2 को बनाओ। तो SO2 यहाँ से देखिए, जो O2 से लाइट जाएगी वो SO2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो SO से जाएगी वो O। अब बिकॉज ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सेम है तो इसको पाथ डिफरेंस लेंगे ही नहीं, हटा दो। इसका मतलब P पॉइंट पे जो लाइट पहुंच रही है ड्यू टू डिफ्रेक्शन वो O2 से तो सीधी पहुंच रही है और O से डिफ्रेक्शन की वजह से पहुंच रही है। तो जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ वाली लाइट में और जो O से जाएगी, इस तरह से एक O से टकरा के भी जाएगी और एक O2 से सीधी जाएगी, तो O2 से जो लाइट जाएगी वो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी, O2 P2, और जो O से डिफ्रेक्शन की वजह से टकरा के जाएगी वो कितना करेगी, OP2। तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो हम क्या करते हैं, सपोज कैलकुलेट करते हैं। तो O2P2 माइनस OP2 कर लो, चाहे OP2 माइनस O2P2 कर लो। सो हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस की वजह से मान लीजिए हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो x है, ये जो डिस्टेंस है P से P, ये P पॉइंट है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो हम लेके चलते हैं x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, a प्लस बी, और हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की है b। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल O जो कि यहाँ पे है, और P P2। तो ये ट्राइंगल हमारे पास ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये P है, ये P2 है, और यहाँ पे मैंने O लिया है। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस B एंड दिस इज डिस्टेंस x। तो OP2 कितना हो जाएगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ से OP2 आपके पास आ जाता है रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारे पास ये आ जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास O2P2 कितना आएगा, O2P2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, O2 आपका यहाँ पर जा रहा है, O2 आपका यहाँ पे जा रहा है, तो O2 के लिए थोड़ा सा इग्नोर, ये OP2 तो हमारे पास आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, b को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार हम कर चुके हैं, b को अंदर ले जाइए तो b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b। तो ध्यान रखिएगा ये हमें OP2 मिला है। अब हम O2P2 निकालेंगे, ठीक है। O2P2 के लिए हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था, ये P2 है, ये हमारे पास P था, यहाँ पे हमारे पास O था, यहाँ पे हमारे पास O2 था, और यहाँ पे हमारे पास S था। हमें O2P2 निकालना है। दिस डिस्टेंस इज A प्लस बी एंड दिस डिस्टेंस इज x। मुझे O2P2 चाहिए, तो O2P2 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो SOP2 माइनस SO2, राइट। O2P2 आपको ये वाली लेंथ चाहिए तो आप लार्जर वाली लेंथ निकाल लीजिए और उसमें से फिर SO2 माइनस कर दीजिए। हम जानते हैं SO2 कितना है A, क्योंकि ये लेंथ भी हमारे पास कितनी थी और ये इस तरह से आर्क लेंथ पे दोनों पॉइंट थे। तो SOP2 कितना हो जाएगा, SOP2 बाइनोमियल थ्योरम से देखिए, S से लेके P2 और हमारे पास हो जाएगा, सॉरी SO2P2, यहाँ पे SO2P2 आएगा आपका, है ना, SO2P2 आएगा। और ये वैल्यू हमारे पास रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का A, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे इस फर्स्ट वाले टर्म में तो ये हमें मिलेगा A प्लस बी कॉमन आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन A प्लस बी का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस A। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a।
ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी माइनस ए से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा O2P2। अब हमें O2P2 मिल चुका है और OP2 ऊपर से मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b जो कि आपका था OP2 माइनस ये हमें निकालना है और ये आपके पास हो जाएगा ये तो हमारा O2P2 आ गया और वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास था b प्लस हाँ ये हमारे पास ये आ जाएगा, वो हमारे पास था b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b, ये हमारे पास कितना था OP2 था, तो आप देख लीजिएगा और ये हम O2P2 माइनस करना है, सो माइनस b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी। मैंने माइनस कर दिया, ऊपर नीचे जो जो पास डिफरेंस निकाले हैं, b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेके चलेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2ba प्लस बी। ओके, ये हमें यहाँ पर एलसीएम से इस तरह से मिल जाएगा। ओके, सो हमारे पास पाथ डिफरेंस ये आ जाता है। इसका ये मतलब है कि P पॉइंट जो P2 पॉइंट है, एक तो उस पे जो O2 लाइट से सीधी पहुंच रही है और एक यहाँ पे O पॉइंट था उससे जो लाइट आ रही है, एक्चुअल में इन दोनों के बीच में हमने इंटरफेरेंस कराया और हमने देखा कि ये पाथ डिफरेंस आ रहा है और हमें पता है कि जो इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है। तो P2 पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिला जा सकता है। ठीक है, मिनिमा बिल्कुल डार्क नहीं होगा क्योंकि O2 के ऊपर की लाइट तो हमेशा ही P2 पर पहुंच रही है, बट हमें मैक्सिमा और मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज हम उसको बोलेंगे क्योंकि ब्राइट पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव में बहुत ज्यादा अच्छी खासी इंटेंसिटी होगी जबकि डार्क में हमारे पास उतनी अच्छी इंटेंसिटी नहीं होगी। सो अगर ये जो पाथ डिफरेंस होता है, मान लीजिए इस P2 पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैक्सिमा बनाना है। मैक्सिमा के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ये पाथ डिफरेंस जो है वो हमें उस अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। बट आपको ये चीज देखनी है कि n जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, n के करस्पॉन्डिंग लेते हैं, तो डेल्टा n जो है, अब ये x n क्या रिप्रेजेंट करेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। n आपके पास होगा कितने O2 से लेके O इसके अंदर कितने फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन खुले हुए हैं, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन। और आप जानते हो कि नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन हमारे पास, अगर हमें यहाँ पर ब्राइट चाहिए तो देखो फ्रेनेल का अगर एक हिस्सा खुला हुआ होता है तो P पॉइंट पे उसकी वजह से लाइट ई नोट बनाती है, लेकिन अगर दो फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन खुले हुए होते हैं तो E01 माइनस E02 और ये लगभग इक्वल होते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें क्या मिल जाता है, जीरो लाइट मिल जाती है। इसका ये मतलब है कि जब ऑड नंबर वाले खुले हुए होंगे तो P1 P2 पर हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, और अगर इवन नंबर खुला हुआ होगा तो हमें क्या मिलेगा, डार्क, क्योंकि इवन नंबर में सारे अपने बाजू वाले को कैंसल आउट कर देंगे, जबकि ऑड में क्या होगा, कोई भी दो कैंसल आउट हो जाएंगे तो लास्ट में एक तो बचेगा ही बचेगा। ये फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन में भी हमने पढ़ रखा था। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें देखना है कि ऑड और इवन में, तो ऑड नंबर चाहिए हमें, एन की वैल्यू हमें क्या चाहिए, ऑड चाहिए, अगर हमें P2 पर क्या चाहिए, मैक्सिमा। तो P2 पर मैक्सिमा बनने के लिए n आपका ऑड होना चाहिए, और जब अगर n ऑड होगा तो पाथ डिफरेंस कितना आता है, हमें पता है कि O2 से जो लाइट पहुंच रही है और O1 से जो लाइट पहुंच रही है, मान लीजिए इसके बीच में 3 हाफ पीरियड जोन आ गए, ऑड नंबर लेना है, 3 आ गए। हमें पता है कि पहले और दूसरे के बीच में कितना होता है पाथ डिफरेंस, λ/2, तो जाहिर सी बात है दूसरे और तीसरे के बीच में कितना हो जाएगा, λ/2। तो इसका मतलब अगर आपके पास जितना भी हाफ पीरियड जोन होंगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस आता है, तो जो भी आप ऑड नंबर लेंगे आपके पास उतना ही पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें λ/2 का ऑड मल्टीपल चाहिए। ओके, λ/2 का हमें ऑड मल्टीपल चाहिए, तो इस वजह से ये जो पाथ डिफरेंस हमें मिला है xn स्क्वायर अपॉन 2ba प्लस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 2n माइनस 1 λ/2। अब आप n की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए, अब आपके पास यहाँ पे हमेशा क्या होगा, मैक्सिमा ही बनेगा, क्योंकि ये नंबर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। रिमेंबर वन थिंग, अब यहाँ पे हमें हमारे पास ये कंडीशन तो उल्टी आई है, ध्यान रखिए, ब्राइट के लिए हमारे पास ये कंडीशन आई है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे डार्क चाहिए तो डार्क के लिए आपके पास कितना हो जाएगा,
AXN² अपॉन 2BA+B, और ये नंबर आपको इवन चाहिए, हमेशा हमेशा इवन के लिए क्या करेंगे हम 2 1 कर देंगे। तो n की वैल्यू आप यहाँ पर भी कुछ भी रखिए 1 2 3, आपके पास ये नंबर हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा। सो इसका ये मतलब है कि अगर आपको ब्राइट फ्रिंज डिफरेंस चाहिए ना, फ्रिंज विड्थ चाहिए, ब्राइट जो फ्रिंज बन रही है उसकी विड्थ चाहिए, तो मैंने आपको ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बता रखा है आपके पास। इसका ये मतलब है कि हमारे पास सिचुएशन देखो ऐसी बन रही थी, स्क्रीन पर आपके पास x कौन सी है, p पॉइंट यहाँ पे था और p2 है, ये डिस्टेंस हमने ली है x, और इसी को आप xn बोल रहे हो। तो अगर यहाँ पर p2 ब्राइट बना है तो यहाँ पे nवी फ्रिंज बनेगी ब्राइट, और इसका मतलब इसके अगले वाली जो फ्रिंज बनेगी n+1v वो यहाँ पर बने, मतलब ये फ्रिंज आपके पास nवी फ्रिंज बनेगी और इसके चारों तरफ आपके पास n+1v। तो ये जो दोनों के बीच की दूरी होती है इसे हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और उस सिचुएशन में अगर ये ब्राइट फ्रिंज है तो हमें ये कितनी मिलेगी, हमें यहाँ पर मिलेगी x2 - x1 करके देख लो, या आप यहाँ पे कर सकते हैं xn+1 - xn, आप ये भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर करें तो n की जगह एक बार 2 रख दीजिए और एक बार 1 रख दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर मैं xn की वैल्यू निकाल देती हूँ। सो यहाँ से देखो इन दोनों को इक्वेट करके कलर चेंज करती हूँ सो दैट विजिबल हो जाएगा। यहाँ से अगर xn की वैल्यू आप निकालें तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको xn मिलेगा √2n-1 b लैम्डा a+b अपॉन 2 अपॉन a। ओके, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे xn की वैल्यू। सिमिलरली आपको यहाँ से xn की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2nb लैम्डा a+b अपॉन a। तो एक बार आप n की जगह n+1 रख दीजिए या 2 और 1 रख के देख लीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा। अगर ब्राइट फ्रिंज के लेना है तो यू विल गेट ये वाले जो है इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे 2n-1 को बाहर रहने दीजिए और बचा हुआ सारा कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अंदर क्या है, यानी कि ये जो पूरा कांस्टेंट है इतना, ये मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, k से। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वही है, तो ये हो जाएगा आपका पास k2n। तो जब मुझे x2 - x1 लेना है तो मेरा हो जाएगा k2, n की जगह मुझे क्या लेना था, 2 लेना था, ठीक है, माइनस k, ये हो जाएगा मेरा 2 1 -1। तो एज यू कैन सी ये कितना मिल रहा है आपको, k ऑफ √3 - √1, और वो आपको मिल रहा है 0.732 k। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज का गैप हो जाएगा। ये ध्यान रखिए ये भी n पे डिपेंड करेगा, तो ये आपके पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का बनेगा। अगर आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x3 - x2 लेना पड़ेगा, और उसका आप कैलकुलेट कर लीजिएगा k √5 - √3 आ जाएगा। इसी तरह से आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनानी है, तो डार्क वाले में फॉर्मूला पुट कीजिए, x2 - x1 आपको मिलेगा k √4 - √2। इसी तरह से सेकेंड डार्क फ्रिंज चाहिए तो आपके पास आ जाएगा x3 - x2, और वो आ जाएगा k √6 - √4। तो इस तरह से आपको ये ब्राइट फ्रिंजेस भी मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये हमारा क्या था, ये हमारा था डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज। So I hope that is clear to you. Thank you so much everyone.